सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया, हाई ग्रेड एनर्जी एंड लो ग्रेड एनर्जी को डिस्कस किया। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है स्टेटमेंट्स ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ TD। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम स्टेटमेंट के माध्यम से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स। इसके दो स्टेटमेंट हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लासियस स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट्स एक ही बात बताते हैं। जैसे कि आपसे कोई बोले बेटा झूठ मत बोलो और कोई बोले बेटा सच बोलो, दोनों एक ही बातें हैं। आप झूठ नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? सच ही बोलोगे। दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन इसके दो स्टेटमेंट्स हैं। ऐसे ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जब एक्सप्लेन करना हुआ तो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, कई साइंटिस्ट ने कोशिश किया एक्सप्लेन करने की, लेकिन इसमें दो स्टेटमेंट्स बहुत पॉपुलर हुए, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लासियस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केपी स्टेटमेंट बोला जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखने के पहले हम आपको थोड़ा सा रिकॉल कराएंगे। रिकॉल क्या कराएंगे? अभी तक हमने आपको पढ़ाया था कि हीट इंजन के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। क्या डिस्कस किया हीट इंजन के बारे में? हीट इंजन में एक सोर्स होता है, ये सोर्स है, इसका टेम्परेचर TH है, यहाँ से हीट का फ्लो होगा, Q हाई अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होगी और ये हीट एनवायरनमेंट में रिजेक्ट हो जाएगी। Q लो अमाउंट ऑफ हीट एनवायरनमेंट में रिजेक्ट हो जाएगी और ये एनवायरनमेंट की सिंक है, इसका टेम्परेचर कम है, T लो। ये कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ये हीट इंजन है और हीट इंजन साइक्लिक डिवाइस है, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। और ये वर्क हमारा होगा Q हाई माइनस Q लो। और इसके बाद मैंने थर्मल एफिशिएंसी भी इसकी डिस्कस किया। थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू W नेट अपॉन इनपुट। इनपुट का मतलब Q हाई, यहां से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं W नेट अपॉन Q हाई इज इक्वल टू W नेट क्या हुआ? एनर्जी बैलेंस हो जाएगा, Q हाई माइनस Q लो अपॉन Q हाई। तो इसको लिख सकते हैं, थर्मल एफिशिएंसी को लिख सकते हैं 1 माइनस Q लो अपॉन Q हाई। ठीक, अब इस इक्वेशन से हम लोग देखते हैं, इस इक्वेशन से क्या देखते हैं? ये Q लो है और ये Q है। Q लो कहां पे है बेटा? Q लो ये देखिए, Q लो अमाउंट एनर्जी का वो अमाउंट है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is rejected to the low temperature reservoir. लो टेम्परेचर रिजर्वायर में जो अमाउंट रिजेक्ट हो रहा है वो Q लो है और Q हाई क्या है? टोटल एनर्जी रिलीज्ड बाय द सोर्स। सोर्स से जो एनर्जी रिलीज की गई, या फिर इसको और अलग तरीके से बोल सकते हैं, एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बाय द हीट इंजन। हीट इंजन के द्वारा जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट की गई वो Q है। तो हम जानते हैं जो Q हाई है एनर्जी, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, कुछ तो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ सिंक को चली जाएगी। इसको ऐसे समझिए, जो Q हाई एनर्जी चली, इसका कुछ पोर्शन W नेट में कन्वर्ट हो गया और कुछ पोर्शन सिंक में रिजेक्ट हो गया। तो कभी भी अगर इसका मान लीजिए 100 किलो जूल एनर्जी चली थी, 100 किलो जूल पर सेकेंड, 100 किलो जूल में से 70 किलो जूल पर सेकेंड वर्क में कन्वर्ट हो गई, 30 किलो जूल पर सेकेंड सिंक में चली। तो Q लो हमेशा Q हाई से कम होगा क्योंकि इसका कुछ पोर्शन तो W नेट में कन्वर्ट हो चुका है ना ऑलरेडी। तो Q लो का सम, Q लो ऑलवेज लेस देन Q हाई। तो Q लो कम होगा
मतलब इसको क्यू लो कम और क्यू हाई ज्यादा, डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। 1 से कम क्यों आएगी? जैसे क्यू लो कम है तो क्यू लो 2 है, क्यू हाई ज्यादा है तो क्यू हाई ज्यादा है, तो ऊपर के डिजिट कम है, नीचे के डिजिट ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1। इट मींस ये वैल्यू बेटा, ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 से पॉइंट्स में कुछ घटेगा तो थर्मल इफिशियंसी जो यहां से निकल के आएगी बेटा आपकी, थर्मल इफिशियंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। तो थर्मल इफिशियंसी की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। और थर्मल इफिशियंसी की वैल्यू 1 कब होगी? कोई ऐसा केस है जब ये क्यू लो अपान क्यू हाई की वैल्यू 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाएगा तो 1 से 0 हटेगा, तब थर्मल इफिशियंसी की वैल्यू 1, इट मींस 100% हो जाएगी। और ये 0 कब होगा? जब क्यू लो 0 हो जाए, और क्यू लो 0 हो जाए। और जब क्यू लो 0 हो जाएगा तब क्या होगा बेटा? क्यू हाई जो चला था ये क्यू लो 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो क्यू हाई इक्वल टू डब्ल्यू नेट। जो क्यू हाई है वो डब्ल्यू नेट के बराबर हो जाएगा। और जब क्यू हाई और डब्ल्यू नेट दोनों बराबर हो जाएंगे, क्यू लो 0, तो सिंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंक को हटा दीजिए, क्योंकि क्यू लो को तो कहीं जाना ही नहीं है। क्यू हाई जो चला था वो वर्क में कन्वर्ट हो गया। तो ये अगर हो जाता तो कितना अच्छा रहता, सोचिएगा जरा, क्या खुश हो जाओगे सोच के। कैसे? एनवायरनमेंट है, एक टेम्परेचर पे है, अब एनवायरनमेंट से ही हीट एक्सट्रैक्ट करके हम कोई इंजन चला लेते हैं, क्योंकि हमको कहीं और हीट रिजेक्ट तो करना नहीं है, तो सम अमाउंट हीट हम एनवायरनमेंट से एक्सट्रैक्ट कर लेते और अपना इंजन रन कर लेते। या ओशियन में जा रहे हैं तो ओशियन से ही उसकी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेते, शिप को चला लेते, और रिजेक्ट तो करना ही नहीं हमें। तो ऐसा बेटा पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। और यही बात सबसे पहले किसने बताई थी? केल्विन प्लांक ने बताई थी, और इसी को बोला गया स्टेटमेंट ऑफ द केल्विन प्लांक। केल्विन प्लांक ने क्या बताया? चलिए डिस्कस करते हैं। केल्विन प्लांक ने बोला कि कोई आपके पास रिजर्वायर है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, जिसको सोर्स बोलते हैं, SOURCE, सोर्स। इसका टेम्परेचर T हाई, यहां से कुछ अमाउंट हीट रिलीज हो रही है Q हाई, और ये आपका हीट इंजन है जो साइक्लिक हीट इंजन है, और ये वर्क डब्ल्यू नेट कन्वर्ट कर रहा है। और यहां पर जो हीट रिजेक्ट हो रही है ये क्यू लो इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? क्यू हाई इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट। ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है, मतलब ये क्या है? इम्पॉसिबल। ऐसी डिवाइस बना पाना ही इम्पॉसिबल है। अगर ऐसी डिवाइस बन गई कभी तो सिंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक एनर्जी थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से हम वर्क आउटपुट ले लेंगे, मतलब एनवायरनमेंट से हीट को एक्सट्रैक्ट करके गाड़ियां चला लेंगे। आपको किसी फ्यूल की, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पर रिजर्वायर हो, ऐसे रिजर्वायर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर ऐसी मशीन बन गई तो इस मशीन को बोला जाता है परपेचुअल मोशन मशीन। इसको अगर ये मशीन बन गई तो इसको क्या बोला जाता है? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ टाइम सेकेंड। ऐसी मशीन बनना इम्पॉसिबल है, और ऐसी मशीन अगर बन गई, या इस मशीन को क्या बोला जाता है? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ काइंड सेकेंड। यही स्टेटमेंट है केल्विन प्लांक का। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या होगा? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन which works on a cyclic manner. ये साइक्लिक मैनर में काम करता है। will produce net work output with the help of single energy reservoir. फिर से मैं बोल रहा हूं, it is impossible to construct a heat engine working on a cyclic manner will produce net work output
with the help of only single energy reservoir। ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो साइक्लिक मैनर पर काम करे और सिर्फ सिंगल एनर्जी रिजर्वायर की हीट को एक्सट्रैक्ट करके वर्क प्रोड्यूस कर दे। ऐसा इंजन नहीं बन सकता है। तो ये स्टेटमेंट था केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। तो बेटा कैसा बन कैसे सकता है? ऐसा नहीं बन सकता तो कैसा बनेगा? तो पॉसिबल क्या है, इधर देखिएगा। Some heat must be rejected to the sink। कुछ हीट सिंक में जानी पड़ेगी। क्यू लो जीरो नहीं हो सकता है, क्यू लो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्यू लो जीरो क्यों नहीं हो सकता है, मैं पहले के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ क्यू लो जीरो क्यों नहीं हो सकता है। तो क्यू लो जीरो नहीं हो सकता है मतलब क्यू लो को कहीं ना कहीं रिजेक्ट कराना पड़ेगा, और रिजेक्ट कराओगे तो लो टेम्परेचर रिजर्वायर में रिजेक्ट कराना पड़ेगा। मतलब पॉसिबल क्या है? पॉसिबल है यही थर्मल एनर्जी रिजर्वायर आपका सोर्स TH, यहां से हीट रिलीज हुई Q हाई, ये हीट इंजन है, साइक्लिक मैनर पे वर्क कर रहा है, W नेट प्रोड्यूस कर रहा है, और ये हीट सम अमाउंट ऑफ हीट Q लो सिंक में रिजेक्ट करानी पड़ेगी। ये पॉसिबल है। तो आपको केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट याद हो गया होगा। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन वर्किंग ऑन अ साइक्लिक मैनर विल प्रोड्यूस नेटवर्क आउटपुट विद एक्सट्रैक्टिंग हीट ओनली सिंगल एनर्जी रिजर्वायर। ठीक है, ये स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है क्लासियस का स्टेटमेंट। सेकेंड इज केल्विन प्लैंक एंड क्लासियस। दोनों स्टेटमेंट देखने में तो अलग अलग लगते हैं कि ये अलग अलग हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे से, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि दोनों ने एक ही बात बताई थी, बस उनके बताने का तरीका अलग अलग था। एक ने केल्विन प्लैंक ने हीट इंजन के माध्यम से बताया, क्लासियस ने रिवर्स हीट इंजन के माध्यम से एक्सप्लेन किया। क्लासियस स्टेटमेंट CLAUSIUS क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ पीवी। क्लासियस स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। देखिए नेचर में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं इनको क्लासियस ने बहुत ध्यान से देखा सभी ने, लेकिन एक्सप्लेन क्लासियस ने किया। क्लासियस का क्या कहना था? क्लासियस ने कहा कि कोई हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और कोई लो टेम्परेचर रिजर्वायर टी लो। तो इन्होंने देखा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट अपने आप लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ फ्लो कर रही है, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होता है। चाहे हमने इसको पहले भी बताया था, जितने भी नेचर में स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं सब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होते हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया था आपको, मैंने बोला था अगर आप पेड़ पे चढ़े हैं और आप पेड़ से गिर गए तो आप कहाँ गिरोगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरोगे ना, अर्थ पे गिरोगे। अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में स्काई की तरफ आप मूव नहीं करोगे, आप अर्थ पे ही गिरोगे। अर्थ पे क्यों गिरोगे? क्योंकि पेड़ पे चढ़े हो पोटेंशियल ज्यादा है, अर्थ पे आओगे धीरे धीरे पोटेंशियल आपका कम होगा। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं। ये चीज इसको क्लासेस में बहुत ध्यान से समझा और स्टेटमेंट बताना था तो सिंपल सी बात बता देते, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ये भी बता सकते थे लेकिन इन्होंने इस बात को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बताया, घुमा के बताया। क्या बताया? इन्होंने कहा कूलर बॉडी और हॉटर बॉडी, ये कूलर बॉडी है, ये हॉटर बॉडी है, और ये आपका कोई डिवाइस है, ये रिवर्स कार्नोट इंजन है ना, तो इसकी डायरेक्शन मैंने रिवर्स डायरेक्शन में शो किया, रिवर्स हीट इंजन बोल सकते हैं इसको। तो कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ अगर आपको हीट का फ्लो कराना है, क्यू लो क्यू हाई, तो ये अपने आप फ्लो नहीं हो पाएगा। मतलब
हीट का कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ। अपने आप बेटा कैसे होगा, क्योंकि अपने आप कैसे होता है फ्लो, हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ हीट का फ्लो अपने आप होता है। आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो सम अमाउंट ऑफ वर्क आपको इस पे करना पड़ेगा, मतलब इस पे आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। जब आप इस पे कुछ वर्क करोगे तो इस वर्क आपने वर्क किया तो इस वर्क की वजह से क्या होगा, कूलर बॉडी से हीट का फ्लो हॉटर बॉडी की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे देखेंगे, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस व्हिच इज ऑपरेटिंग इन अ साइक्लिक मैनर विल प्रोड्यूस heat flow from the cooler body to the hotter body itself। मतलब ऐसी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो साइक्लिक मैनर पर वर्क करती हो और अपने आप हीट का फ्लो कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ करा दे विदाउट एनी सप्लाई ऑफ वर्क। ऐसी डिवाइस इम्पॉसिबल है। तो W इज इक्वल टू 0, कोई वर्क आप सप्लाई नहीं कर रहे हो, फिर भी हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव कर रही है। ये क्या है, ये है इम्पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या है, पॉसिबल है ये टेम्परेचर है T हाई, यहाँ रिवर्स हीट इंजन है, ये Q लो Q हाई, ये सिंक है आपका, सिंक का टेम्परेचर T लो, इसको कुछ वर्क आप दे दोगे W नेट, कुछ वर्क आपने दे दिया। जब आप वर्क की सप्लाई कर दोगे, जब वर्क की आप सप्लाई कर रहे हो W, वर्क की सप्लाई करोगे तो सप्लाई करोगे तब हीट का फ्लो लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। तो W इज नॉट 0, जो आप सप्लाई कर रहे हो वर्क वो 0 नहीं है, कुछ अमाउंट वर्क आप दे रहे हो तो हीट का फ्लो कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका पॉसिबल है। तो इस तरीके से सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स के दो स्टेटमेंट आए। अब दोनों एक ही बात को एक्सप्लेन करते हैं। ये इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक में हम आपको समझाएंगे। अब इन दोनों के कांसेप्ट के माध्यम से डिफरेंस बिटवीन हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर समझाना है हमें। अब उसको स्टार्ट करना है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जिसको रहेगा आपको पता है 2-3 बार रिवाइज कराई देते हैं, वहां आपका कहीं ना कहीं क्लियर जरूर हो जाएगा। एक्सप्लेन करते हैं हीट इंजन। हीट इंजन में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। हीट इंजन, हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन को ऐसे समझते हैं, एक सोर्स है हमारे पास, इसका टेम्परेचर T हाई है, यहां से हीट रिलीज हो रही है। कितनी हीट रिलीज हो रही है? Q हाई अमाउंट, और कुछ हीट सिंक में जा रही है, Q लो अमाउंट आती है, और ये सिंक है, इसका टेम्परेचर T लो है, और ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है W नेट। W नेट इज इक्वल टू एनर्जी बैलेंस यहाँ पे लगाइए, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग वाला मैंने बताया था आपको, Q हाई माइनस Q। हीट इंजन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगाएंगे क्योंकि ये हीट इंजन है। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, नॉट वर्क कंज्यूमिंग, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, इस वजह से क्लॉकवाइज साइन लगा हुआ है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट कितना है? हमको वर्क चाहिए W नेट, और इनपुट Q हाई इज इक्वल टू W नेट की जगह लिख सकते हैं Q हाई माइनस Q लो ओवर Q हाई। यहां से थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q लो अपॉन Q हाई। ये हीट इंजन की थर्मल एफिशिएंसी आपको मिल गई। हीट इंजन का मतलब क्या हुआ? हीट इंजन का मतलब हुआ सोर्स और सिंक के बीच एक ऐसी डिवाइस आपने इंपोज कर दी जिसमें जो सोर्स से जो हीट आ रही थी उसी हीट को यूटिलाइज करके उसका कुछ पोर्शन वर्क में कन्वर्ट कर दिया और कुछ सिंक में चला गया। ऐसी डिवाइस को हीट इंजन बोला जाता है।
अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कौन कौन से आपके इंटरनल कंबशन इंजन इसी के एग्जांपल से। इंटरनल कंबशन इंजन में कंबशन चैम्बर होता है, तो कंबशन चैम्बर सोर्स का काम करता है और सिंक का काम कौन करता है, एनवायरनमेंट सिंक का काम करता है। सोर्स और सिंक के बीच टेम्परेचर डिफरेंस को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा, सोर्स है तो सोर्स से QH अमाउंट लगातार हम निकाल रहे हैं, लेकिन अगर इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो धीरे धीरे सोर्स का टेम्परेचर कम होता होता चलता जाएगा। और कब तक ये हीट का फ्लो पॉसिबल है, जब तक सोर्स और सिंक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है तब तक इस इंजन को हम यूज करते रहेंगे। या फिर सिंक का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो तो सोर्स और सिंक का टेम्परेचर जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक ये हीट इंजन वर्क करता रहेगा। तो हीट इंजन में मैक्सिमम कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के बीच हमको मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए। जितना ज्यादा डिफरेंस उतना हमारे लिए अच्छा रहता है। नेक्स्ट हीट पंप या रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर आप लोगों ने देखा है रेफ्रिजरेटर क्या होता है। अभी हम 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे रेफ्रिजरेटर से आपसे, पर तैयार नहीं है। रेफ्रिजरेटर में भी एक सोर्स है, इसका टेम्परेचर T है और एक सिंक होता है, सिंक का टेम्परेचर T लो। ये रिवर्स का रेफ्रिजरेटर है बेटा, रिवर्स हीट इंजन इसको बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेटर इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसमें इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसमें आप वर्क सप्लाई करते हो W रेफ्रिजरेटर। तो ये क्या करता है, Q लो को Q हाई रिवर्स डायरेक्शन में भेज देता है। अब रेफ्रिजरेटर को हम समझेंगे कैसे। रेफ्रिजरेटर का बेसिक वर्क क्या होता है। रेफ्रिजरेटर का काम होता है बेटा, इस समय गर्मी का सीजन है, इस समय टेम्परेचर आज का होगा अप्रोक्सीमेटली 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो रेफ्रिजरेटर का काम है 34-35 टेम्परेचर को कम करके टेम्परेचर कितना पहुंचा देना, 10 डिग्री, 8 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री, 2 डिग्री टेम्परेचर, कम टेम्परेचर मेंटेन करना। ये वर्क है रेफ्रिजरेटर का, मतलब एनवायरनमेंट से कम टेम्परेचर पे मेंटेन करना, ये काम है रेफ्रिजरेटर का। तो रेफ्रिजरेटर में आपने मान लिया ये जो TH है, ये TH है आपका एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर चारों तरफ का। TH कौन है, TH हम किसको लेंगे, एटमॉस्फेयर को लेंगे, एनवायरनमेंट को लेंगे TH। और T लो क्या है, ये सिंक हमारा क्या है। अभी इसको सिंक ही मैं बोल रहा हूं, इसको ऐसे समझिएगा। चलिए इसको फिर से समझते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। ये रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर का वर्क क्या है, रेफ्रिजरेटर का वर्क है लो टेम्परेचर को और लो कर देना, मतलब एनवायरनमेंट का के टेम्परेचर से और कम टेम्परेचर कर देना, और एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से और कम टेम्परेचर मेंटेन करना, मतलब ये इवापोरेटर है आपका। अब रेफ्रिजरेटर का डोर आपने बंद किया, ओपन किया, इंसुलेशन आप प्रोवाइड भी करते हो, तो कुछ न कुछ हीट एनवायरनमेंट से लीक होके इसमें आ जाती है कुछ अमाउंट आती। तो जितनी हीट इसमें पर सेकंड आ रही है उतनी ही हीट यहां से आप लगातार इवापोरेटर से निकालते रहो, तो इसका टेम्परेचर फिक्स रहेगा। मान लीजिए इसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, और 2 किलो जूल पर सेकेंड हीट इसमें आ रही है, चारों तरफ से लीक होके टोटल हीट आ रही है 2 किलो जूल पर सेकेंड इवापोरेटर में। तो यहां से कितनी हीट लगातार निकालते रहो तो इसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहेगा। यहां से कंटिन्यूअसली 2 किलो जूल पर सेकेंड हीट आप निकालते रहिए तो इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका टेम्परेचर आपको फिक्स रखना है ना, तो टेम्परेचर कब फिक्स रहेगा, जितनी हीट लीकेज से आ रही है उतनी हीट आप निकाल लीजिए, और हीट इसकी निकलेगी क्यों नहीं, अपने आप वर्क देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इसका टेम्परेचर लो है। टेम्परेचर कितना है इसका, लो है, ये लो टेम्परेचर बॉडी है, हाई टेम्परेचर बॉडी है। लो टेम्परेचर बॉडी का मतलब जो आपका रेफ्रिजरेटर का इवापोरेटर है उसका टेम्परेचर है -5 डिग्री सेंटीग्रेड, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 35 है, इसका -5 है, तो -5 से 35 की तरफ हीट अपने आप फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ अपने आप हीट फ्लो ही कहाँ होती है। तो आप वर्क
कराओगे कुछ, तो वर्क दे रहे हो ना, वर्क दोगे तो ये क्यू लो अमाउंट ऑफ हीट निकल के कहाँ जाएगी, एनवायरमेंट में क्यू हाई अमाउंट ऑफ हीट चली जाएगी। तो ये वर्क है रेफ्रिजरेटर का। रेफ्रिजरेटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, ये लास्ट यूनिट में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, इसीलिए हम रेफ्रिजरेटर पे ज्यादा कुछ आपको नहीं बता रहे हैं। रेफ्रिजरेटर पे आपको बस एक चीज समझनी है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर इवापोरेटर होता है, इवापोरेटर कूलिंग करता है, और रेफ्रिजरेटर के बाहर कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर का काम होता है हीट को, जो इवापोरेटर से हीट आई थी उस हीट को हमने एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया, ये काम होता है कंडेंसर का। कंप्रेसर का काम होता है एनर्जी की सप्लाई करना, जो रेफ्रिजरेंट का को फ्लो कराता है, और एक्सपेंडर का काम होता है कूलिंग प्रोवाइड करना। तो रेफ्रिजरेटर के केस में देखिए, रेफ्रिजरेटर के केस में भी हम इफिशियंसी निकालते हैं, लेकिन इसको इफिशियंसी न बोल के सीओपी बोलते हैं। सीओपी मींस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो अभी आपको मैंने इफिशियंसी बताई थी, अब इफिशियंसी की जगह पे ही एक और उसी को मैं बोल रहा हूँ सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसके बारे में सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट आपका कितना है, ये रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में डिजायर्ड इफेक्ट क्यू लो, रेफ्रिजरेटर के केस में डिजायर्ड इफेक्ट कितना है, क्यू लो बेटा। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्यू लो डिवाइडेड बाय इनपुट, इनपुट रेफ्रिजरेटर में इनपुट आप कितना कर रहे हो, डब्ल्यू रेफ्रिजरेटर, वर्क आप इन करा रहे हो, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू रेफ्रिजरेटर। तो ये इक्वेशन 1 हो गया सीओपी का। सेकंड इक्वेशन आपको कहां से मिलेगी, यहां पर एनर्जी बैलेंस लगा दीजिए इस जंक्शन पे, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हेल्प से। यहां लगा इनकमिंग एनर्जी क्यू लो इज इक्वल टू आउटगोइंग क्यू लो प्लस डब्ल्यू रेफ्रिजरेटर, आउटगोइंग एनर्जी क्यू हाई। तो यहां से डब्ल्यू रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्यू हाई माइनस क्यू लो, यहां पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां से सीओपी निकल के आता है, सीओपी इज इक्वल टू क्यू लो डिवाइडेड बाय क्यू हाई माइनस क्यू लो। यहां पर इफिशियंसी ना कह के हमने सीओपी बोला, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्यों बोला, क्योंकि बेटा इफिशियंसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 100%, इफिशियंसी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती है, बट दिस इज द कोफिशिएंट, ये 100% से ज्यादा हो सकता है। रेफ्रिजरेटर का सीओपी 2, 3, 4, 5 आ सकता है, तो इसी वजह से इसको इफिशियंसी ना बोल के सीओपी बोल दिया, लेकिन इसको हम इफिशियंसी के तरीके से ही समझते हैं, सिर्फ इसीलिए सीओपी बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 100% से ज्यादा होती है। 100% से ज्यादा क्यों होती है बेटा, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो मुझसे, सर ये बताइए 100% से ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता, सीओपी क्यों 100% से ज्यादा होगा। तो इसको ऐसे समझिए, यहां बेटा क्यू लो अमाउंट ऑफ हीट निकल रही थी, एक्सट्रैक्ट कर रहा था, और यहां से आपने वर्क दिया, तो जो वर्क दे रहे हो वो भी तो क्यू लो में ऐड हो जाएगा दोनों में, तब तो क्यू हाई यहां पे निकलेगा, क्यू हाई ज्यादा निकल रहा है, ठीक है। तो इनपुट दे रहे हो, यहां से क्यू लो ले रहे हो और क्यू हाई, तो कुछ वर्क का भी पोर्शन कन्वर्ट हो जाएगा क्यू हाई में, इसी वजह से यहां पे देखिएगा क्यू लो डिवाइडेड बाय वर्क है ना, डब्ल्यू है, तो क्यू लो को हमने डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय इनपुट हमने किया, तो ये डिजायर्ड इफेक्ट है, ये इनपुट है, तो इस केस में इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीट पंप। हीट पंप को समझते हैं, हीट पंप, हीट पंप भी सिमिलर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये टी हाई है और ये टी लो, और यहां पे हीट पंप, ये भी साइक्लिक डिवाइस है, इसको भी आप वर्क देते हैं, डब्ल्यू हीट पंप, वर्क आप इसको भी दे रहे हो, और ये यहां से क्यू लो और ये क्यू है। दोनों डायग्राम्स में क्या अंतर बताइएगा, कोई अंतर नहीं है दोनों डायग्राम्स में। अंतर क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट में, हीट पंप के लिए डिजायर्ड इफेक्ट क्यू हाई होता है, जबकि रेफ्रिजरेटर के लिए डिजायर्ड
डिजायर्ड इफेक्ट क्यों लो होता है। ऐसा क्यों होता है? हीट पंप का यूज हम करते हैं जहां पे बहुत ठंड पड़ती है। जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है इस समय? लद्दाख का नाम आप काफी सुन रहे हैं, गलवान वैली वगैरह सुन ही रहे हैं, तो वहां पे ठंड बहुत पड़ती है। तो वहां पे आर्मी के सोल्जर्स को रहना होता है, वो तंबू लगाते हैं। तो वहां पे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ठंड के सीजन में मान लीजिए -35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया बाहर का एनवायरनमेंट का। तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इतना कम है और आप -35 पे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो आपका तंबू का सर्टेन वॉल्यूम का टेम्परेचर -35 से बढ़ा के -20, -10, -5, 0 या फिर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम पहुंचाएंगे। तो कैसे पहुंचाएंगे? एनवायरनमेंट से हीट को एक्सट्रैक्ट करके अपने तंबू में भेज देंगे और इस तरीके से लगातार कंटिन्यूअस हम हीट भेजते रहेंगे तो तंबू का जो हमने तंबू लगा रखा, टेंट लगा रखा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और एनवायरनमेंट से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसका हीट पंप का यूज वहां पे करते हैं। कैसे समझेंगे? ये टी हाई है। टी हाई का मतलब आपका जो है ये टी हाई है, ये टी लो। टी लो का मतलब सिंक और ये सोर्स, नॉर्मल भाषा में इसको ऐसे बोला जाता है। रेफ्रिजरेटर के केस में ये हमारा इवापोरेटर था। ये क्या था? इवापोरेटर था और हीट यहां से एक्सट्रैक्ट करके कहां भेज रहे थे? एनवायरनमेंट में भेज रहे थे। तो सोर्स और सिंक भूल जाइए, यहां पर ये देखिए हीट हम कहां से निकाल रहे हैं और हीट कहां पर भेज रहे हैं, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। रेफ्रिजरेटर के केस में हीट यहां से निकाल रहे थे इवापोरेटर से, ये हीट निकाल रहे थे ना, तो ज्यादा से ज्यादा जितनी हीट निकालने की हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट क्यों लो था, क्योंकि हमारा मेन गोल क्या था? इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट करना। इसके टेम्परेचर से मेरे को उतना मतलब नहीं था, हमको मतलब था इवापोरेटर के टेम्परेचर से। इवापोरेटर के टेम्परेचर को कम करना है हमें। ये यहाँ पे हमारा बेसिक गोल क्या था बेटा? फिर से समझिए, बेसिक गोल था इवापोरेटर के टेम्परेचर को फिक्स बनाइए, एनवायरनमेंट से कम पे मेंटेन कीजिए। इसी वजह से क्यू लो का एक्सट्रैक्शन हो रहा था। जबकि इस केस में देखिए यहाँ पर हाई टेम्परेचर को और हाई करना है, आपके अपने टेंट को, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है बाहर का वो तो कम है, तो यहाँ पर क्यू हाई डिजायर्ड इफेक्ट है। मतलब हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? क्यू हाई। सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड इफेक्ट का डिफरेंस है। तो यहां पर इसके लिए सीओपी क्या लिखेंगे? सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट यहां पे कितना है? क्यू हाई। इनपुट डब्ल्यू हीट पंप। सीओपी यहां से सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू क्यू हाई या डब्ल्यू हीट पंप। एनर्जी बैलेंस लगाइए, क्या आ जाएगा? क्यू हाई माइनस क्यू लो। एनर्जी बैलेंस कैसे लगेगा? यहां देखिए इनकमिंग एनर्जी क्यू लो प्लस डब्ल्यू हीट पंप, आउटगोइंग एनर्जी क्यू हाई। यहां से डब्ल्यू हीट पंप इज इक्वल टू क्यू हाई माइनस क्यू लो। ये क्वेश्चन हो, यही यहां पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा क्यू हाई अपॉन क्यू हाई माइनस क्यू लो। तो ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला बन गया हीट पंप के लिए क्यू हाई अपॉन क्यू हाई माइनस क्यू लो, जबकि रेफ्रिजरेटर के लिए क्यू लो अपॉन क्यू हाई माइनस क्यू लो। अब एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर? ठीक, तो इसको ऐसे समझना है। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर का फार्मूला बताइए। COP of refrigerator is equal to Q low upon Q high minus Q low। ठीक, अब इसमें एक ऐड कर दें, वन ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा COP of refrigerator plus 1 is equal to Q high upon Q high minus Q low plus 1। अब देखिए COP of रेफ्रिजरेटर प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू हाई माइनस क्यू हाई प्लस क्यू हाई माइनस क्यू लो डिवाइडेड बाय क्यू हाई माइनस क्यू लो। ठीक, तो यहां से देखिए बेटा कैंसिल तो हो रहे हैं। देखो हमने क्या किया, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 किया, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर
रेफ्रिजरेटर का फार्मूला क्या था? ये बेटा आपने गलत लिख दिया, आई एम सॉरी, ये क्यू हाई लिख दिया, वहां देखिए क्यू लो है, तो ये बेटा इसको करेक्ट कर लीजिए, ये क्यू लो अपान क्यू हाई माइनस क्यू लो, तो ये हो जाएगा क्यू लो अपान क्यू हाई माइनस क्यू लो प्लस 1, और यहां से क्या हो जाएगा क्यू लो प्लस क्यू हाई माइनस क्यू लो, यहां से क्यू लो और क्यू लो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फार्मूला आपका बन गया COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू हाई अपान क्यू हाई माइनस क्यू लो, तो ये फार्मूला बना COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 इज इक्वल टू COP ऑफ हीट पंप। कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिराइव करो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 इज इक्वल टू COP ऑफ हीट पंप, तो ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, दोनों के COP से हम निकाल देते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लासियस स्टेटमेंट। थैंक यू वेरी मच।